हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 जो था हिंदी का बातचीत, उसके लेखक परिचय को देखे थे। और आज हम लोग चैप्टर 2 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, तो उसके लेखक परिचय को देखेंगे। क्योंकि लेखक परिचय अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछता है। कैसे पूछता है? जैसे आप जितना कुछ भी इनके बारे में देख रहे हो, जन्म हो गया, निधन, जन्म स्थान, मूल निवास, पिता, कहाँ से शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसको पूरा अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्क्स जो हमारा आता है तो उस सारे विषय का उतना ही वैल्यू है। जनरली बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब ओवरऑल मार्क्स की बात होती है तो सारे सब्जेक्ट में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपका परसेंटेज अच्छा आएगा। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जीवनी को। सबसे पहले हम लोग इनके जन्म को देखेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था, ऐसे पूछता है जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, आपको ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, और एक रहेगा 7 जुलाई 1883। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो जन्म इनका हुआ था 7 जुलाई 1883 को। इसके बाद इनका निधन जो है 12 सितंबर 1922 को हुआ। और जन्म स्थान इनका जयपुर है, जयपुर राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान। इसके बाद मूल निवास एक गुलेर नामक ग्राम है, वहाँ पे जिला कांगड़ा में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और इनके पिता जो है उनका नाम है पंडित शिवराम। शिक्षा इनकी कहाँ से हुई? शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक। ठीक है। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। तो ये इनका शिक्षा हो गया। इसके बाद वृत्ति 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा राज सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। कैसे कैसे हुआ? 1904 में जयपुर के दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर। इतना सब कुछ ये रहे हुए हैं। ठीक है, इनकी वृत्ति। इसके बाद संपादन किस किस चीज़ किए थे? समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का। इनकी रचनाएं क्या क्या है इसको भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है कि इनकी कौन कौन सी कहानियां हैं। तो या ऐसा रहेगा कि इनमें से ये जो इनका जो नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी नहीं है, और दे देगा सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, और एक कोई और दे देगा तो वो उनका नहीं रहेगा। चाहे ये भी दे देगा कि इनमें से उनकी रचना कौन है, तो कोई एक का इसमें से नाम रहेगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछते रहता है। तो कहानियाँ जो है, एक है सुखमय जीवन जो 1911 का है, बुद्धू का कांटा ये भी 1911 का, और उसने कहा था जो है 1915 का। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामयिक विषयों पर निबंध लेखन भी ये करते थे। कछुआ धर्म, मारेशी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि इनके जो है निबंध है, सब निबंध है। इसके अतिरिक्त अनुवादों में बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, इस सब का नोट्स बना लीजिएगा तो पढ़ने में सही रहेगा छांट छांट के। वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन बात्स्यायन्स कामसूत्र, दी लिटरेटी
क्रिटिसिज्म, ये सब इनके निबंध अंग्रेजी में है, ठीक है। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी हुई है। तो ये सब मतलब निबंध हो गया। निबंध को अलग से छांट लीजिएगा कि कौन कौन सा निबंध है। फिर इनका जो अंग्रेजी का था सो फिर जिसका इन्होंने अनुवाद करा था वो सब अनुवाद में सबको अलग अलग आप कर सकते हैं। इसके बाद है इनके बारे में थोड़ा सा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। कब के? 20वीं सदी के थे, ठीक है। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। और ये जो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये हिंदी के, संस्कृत के और अंग्रेजी के, ठीक है, इन तीनों विषय के अपने समय के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी इनकी गहरी गति थी। और जो भाषा मतलब बहुत सारी भाषा देख रहे हैं जानते थे, जिसमें प्राकृत, अपभ्रंश ये सब भाषा भी थी, वो जानते थे, वो भी अच्छी तरह जानते थे। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी हुई। द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे, ठीक है। तो ये सब भी पूछ सकता है, जैसे कौन से युग के थे, तो है ना यहाँ द्विवेदी युग के ये प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। गूढ़ और विदगश, हास, परिहास एवं व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक गूढ़ एवं विदग्ध, हास, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय में बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। वे अपने युग के जो द्विवेदी युग के थे, तो उस युग के मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक में से एक थे। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। हम लोग ऊपर देखे थे इनकी कहानियाँ जो थी, एक है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। मतलब इन 3 कहानियों के कारण वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, अमर हो गए। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है। और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। और हिंदी कहानी का जो विकास है उसमें प्रत्यक्ष रूप से भी सहभागी, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से इनका प्रभाव पड़ा। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसे सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली कहानियाँ लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियाँ अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होता है। और ये जो कहानी है, इनकी कहानियाँ जो है वो उसकी भाषा शैली इतनी अच्छी है कि भाषा शैली के कारण आज भी मतलब एकदम तरोताज़ा लगता है और बहुत ही कौतुक सरीखी ये प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय है कतई यह नहीं कि उनकी विषय वस्तु का कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है, ठीक है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। अब हम लोग उसने कहा था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। हिंदी कहानी का जो विकास है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है, मील का पत्थर ये कहा जा सकता है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर अपनी फिल्म भी बनाई थी। और उसने कहा था जो कहानी है उस पर मतलब फिल्मकार है बिमल राय, इन्होंने अपनी फिल्म भी बनाई थी और उसके अनेक नाट्य रूपांतर हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उनकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम है लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को
तांगे के नीचे आने से बचाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इतना ही समझ लेते हैं, इतना ही पढ़ लेते हैं, तो आपको पूरी कहानी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो कहानी कहाँ से शुरू होता है? अमृतसर से, मतलब भीड़ भाड़ वाली बाजार से शुरू होता है, जहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है लहना सिंह। वह 12 वर्ष का है और 8 वर्ष की एक लड़की है जिसको ये तांगे के नीचे आने से बचा देता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुरमाई यानी मंगनी हो गई? लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। उसके बाद लहना सिंह की भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर से मिली वही लड़की थी। और ये जो सूबेदारनी थी, जो मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसको मिली, वो जो बचपन में लड़की मिली थी, तो वही इसको बोली थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एकांत में बुलाकर कि मेरे पति और बेटे दोनों का ख्याल रखना। तो वह वही लड़की थी जो अमृतसर में मिली थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रखा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की। और मतलब उस बचपन में जो इनको उसके प्रति प्रेम था, उसकी वजह से अपनी जान की बाजी लगाकर, अपना जान देकर उस लड़की के जो पति था उसका और उसका बेटा था बोधा सिंह, उसकी रक्षा की। कहानी की घटना में स्वाभाविक नाटकीयता है, तो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करते हुए गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावंती जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई और यह कहानी जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और लेखक को भी मतलब इसके कारण यही 3 कहानियाँ इनकी थी जो पहले हम लोग देख चुके हैं, उसमें से उसने कहा था जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और उसके कारण ही वो मतलब अमर हो गए और मतलब अपूर्व सफलता लेखक को मिली। आरंभ से ही एक कौतूहल पाठक को अपने प्रभाव से बांध लेता है। हर कहानी का उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजते रहता है। उसने कहा था, में पक्की यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है ना। ये जो कहानी है उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ये लिखे हुए हैं कि ये कहानी जो है सो ऐसी है, मतलब इसकी घटना जो इस तरह की चीज़ें बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना और विभत्स विवृति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप का कहीं आघात नहीं पहुंचा। उसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो इसके जो पात्र है उसको बोलने की अपेक्षा नहीं है, इसकी जो घटना है, इस कहानी में जो घटनाएं बताई गई है वही लगता है कि इसकी घटनाएं ही बोल रही है, उसमें पात्रों को बोलने की कोई अपेक्षा नहीं है। ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो इसी तरह आगे जितना भी चैप्टर है तो उसको हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।